गुड मॉर्निंग एवरीवन। इकोनॉमिक्स वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सचेंज में डिओपोली मार्केट के अंतर्गत लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पूर्णो मॉडल को पढ़ा। पूर्णो के बाद दूसरा मॉडल आता है बंटेड मॉडल। अगर आपसे ये पूछा जाए वह कौन सा अर्थशास्त्री था जिसने पूर्णो मॉडल को क्रिटिसाइज किया, तो आपका उत्तर होगा कि वो थे फ्रांस के अर्थशास्त्री। बेसिकली ये गणितज्ञ थे, इनको हमने यहाँ पर अर्थशास्त्री लिख दिया है। वैसे ये फ्रांस के क्या थे, मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने अपना एक प्रोबेबिलिटी पर अपना सिद्धांत दिया जिसे हम लोग आगे चलकर प्रोबेबिलिटी पैराडॉक्स कहते हैं। इसका प्रोफेसर बंट्रेट समझा, ठीक है। तो 1883 में फ्रेंच मैथमेटिशियन प्रोफेसर बंट्रेट ने पूर्णो मॉडल को क्रिटिसाइज किया, ठीक है। तो प्रश्न नेट में भी एक बार आ चुका है कि वह कौन सा मॉडल है जिसमें पूर्णो मॉडल को क्रिटिसाइज किया गया। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा सर बंट्रेट मॉडल। ठीक जस्ट उसी के बाद आता है पूर्णो मॉडल। क्या बताता है पूर्णो मॉडल? ये बताता है कि प्रत्येक विक्रेता, मान लीजिए दो विक्रेता हैं, तो प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की पूर्ति को स्थिर मानता है, ठीक है। अपने जो दो विक्रेता हैं तो वो ये सोचता है कि जितनी क्वांटिटी हम बेच रहे हैं, ठीक है, तो दूसरा विक्रेता ये समझता है कि जो एक विक्रेता है जो क्वांटिटी ये बेच रहा है उस क्वांटिटी में ये परिवर्तन नहीं करेगा। तो पूर्णो मॉडल में जो मेन एजम्पशंस थी वो क्या थी कि प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की पूर्ति को स्थिर मानता है। बंट्रेट साहब ने जितनी भी मान्यताएं पूर्णो की थी उसको एक्सेप्ट किया। याद रखिएगा कि जितनी भी मान्यताएं हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी कि जो पूर्णो मॉडल की थी वो सारी उन्होंने केवल एक मान्यता को छोड़कर कि प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की पूर्ति को स्थिर मानता है, इसको बंट्रेट साहब ने नहीं माना। इसको हटाकर बंट्रेट साहब ने इसमें जोड़ दिया कि प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की कीमत को स्थिर मानता है। किसको मानता है? कीमत को स्थिर मानता है। तो पूर्णो मॉडल और बंट्रेट मॉडल में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि पूर्णो मॉडल में प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की सप्लाई को स्थिर मानता है, जबकि बंट्रेट मॉडल में प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की कीमत को स्थिर मानता है। कीमत को स्थिर मानने का मतलब वो ये सोचता है कि अगर एक विक्रेता ने जो कीमत तय कर दी है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेगा, ठीक है। उसी हिसाब से फिर ही अपनी चाल चलता है, और बी जब कोई चाल चलता है तो जब ए को पता चलता है कि बी ने ऐसा किया कि अपनी कीमत को कम कर दिया, तो ए फिर उस पर प्रतिक्रिया करेगा। जो ए है, जो फर्म, दो फर्में हैं यहाँ पर, तो ए फर्म क्या करेगी, वो अपनी प्रतिक्रिया करेगी। जब बी को फिर पता चलेगा कि सर ए ने तो अपनी कीमत बदल दी है, तो बी फिर प्रतिक्रिया करेगा, और इस प्रकार से ये प्रतिक्रिया चलती रहेगी। और द्वयाधिकारी का जो हल है वो कहाँ पर होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंतर्गत होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंतर्गत होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंतर्गत ये चित्र बनाया हुआ है, और इन दोनों में यहाँ पर ये प्राइस है, इन दोनों में ये कीमत युद्ध चलता रहेगा, और कीमत युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक ये जो जीरो पर या ओरिजिन पर नहीं आ जाते, ठीक है। यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? द्वयाधिकारी की समस्या का यह बिंदु कैसा है? स्थिर संतुलन बिंदु, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया कि पूर्णो मॉडल और बंट्रेट मॉडल में सबसे बड़ा अंतर क्या है। पूर्णो मॉडल में प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की पूर्ति को स्थिर मानता है, और बंट्रेट मॉडल में प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की कीमत को स्थिर मानता हुआ में बंट्रेट साहब ने अपना ये मॉडल दिया, ठीक है। बंट्रेट मॉडल में दोनों विक्रेताओं के द्वारा शून्य कीमत पर कुल उत्पादन का विक्रय किया जाता है, क्योंकि सीमांत लागत शून्य है, और यही बंट्रेट मॉडल का संतुलन बिंदु है। ये आपका क्या हो गया? सीमांत लागत यहाँ पर कितनी आ रही है? शून्य। पूर्णो मॉडल में आप लोगों ने देखा होगा।
अगर हम इस फिगर को आसानी से समझें, यहाँ पर पहले से बना हुआ है इसलिए ज्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं फिर से बनाता हूँ। ये एक मांग वक्र है और ये एक मांग वक्र है, ठीक है। ये आपकी हो गई मार्जिनल कॉस्ट। ये बाजार दो विक्रेताओं के बीच में बराबर बराबर बटा है। ये ओरिजिन हो गई, ये ए हो गया, ये बी हो गया। मतलब क्या हो गया, ये कौन सा विक्रेता हो गया, ये विक्रेता आपका हो गया ए, ठीक। ये विक्रेता हो गया आपका बी, ठीक। ये विक्रेता बी का क्या है, मांग वक्र है। क्लियर बेटा, ये विक्रेता बी का मांग वक्र है और ये विक्रेता ए का मांग वक्र है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये दोनों लोगों का मांग वक्र है, ठीक। ये बाजार है, ये समझ लीजिए पूरा बाजार है। इस बाजार का ये आधा मांग वक्र विक्रेता ए के पास है और ये आधा मांग वक्र विक्रेता बी के पास है। अब मान लीजिए विक्रेता जो ए है वो बाजार में प्रवेश करता है। जब बाजार में प्रवेश करता है तो उस समय बाजार पूरी खाली। तो उसने सोचा कि हम क्या करें, जब अकेला बेचने वाला है तो हम अपनी मैक्सिमम कीमत लें, और उसने अपनी मान लीजिए मैक्सिमम कीमत ली और वो नीचे गिरा, ठीक है। और इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं। एक हो गया आपका ई, ये आपका हो गया एफ, ये हो गई प्राइस आपकी पी, ठीक है। इसको रख दिया एल और इसको दे दिया के, ठीक। अगर मान लीजिए विक्रेता ए विक्रेता सबसे पहले बाजार में जाता है तो वो देखता है कोई नहीं। जब कोई नहीं है तो कुल बाजार की मांग का मतलब कुल बाजार की जो मांग है उसकी जो सप्लाई है उसका वो आधा वही बनाता है, वही बेचता है या वही बेचता है। वही बेच रहा है तो किस कीमत पर बेच रहा है, ओपी कीमत पर, ओपी कीमत पर बेच रहा है। इसी तरीके से यदि बी विक्रेता आता है पहले तो वो भी क्या करेगा, वो भी अधिक से अधिक कीमत लेगा और दोनों ये ओएफ मात्रा बेचेगा और अधिक से अधिक ये लाभ ए कमाएगा और ये वाला लाभ बी कमाएगा, ठीक। अभी हम यहाँ पर लेके चलते हैं, मान लीजिए ए फर्म है, ए फर्म ने ओपी कीमत ली तो दोनों लोग अपना आधा कर देते। अगर बाजार को दोनों लोगों को बांटना है तो ए इतना बेच दे, बी इतना बेच दे, दोनों लोग आधा आधा बाजार रख ले, एक कीमत रख ले, तो बाजार दोनों के बीच आधा आधा बढ़ते रहेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। अब क्या हुआ, जब ए विक्रेता ने अपना इतना फायदा कमाया, अब बी विक्रेता की बाजार में उठी। अब बी ने ये एज्यूम किया कि ए अपनी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, तो बी ने क्या कर दिया, अपनी कीमत थोड़ी सी कम कर दी। जैसे ही बी ने कीमत कम कर दी तो एक इलाके के कई विक्रेता जो ए है, ए के कई विक्रेता वो कहां आ गए, बी की तरफ आ गए, क्योंकि जो विक्रेता बी की तरफ आ गए, क्योंकि क्रेताओं का स्वभाव होता है कम से कम पैसा दो, अधिक से अधिक सामान। तो जो कीमत कम बेचेगा विक्रेता उसी की तरफ भागेंगे। जैसे ही उसने अपनी कीमत पी से रिड्यूस कर P1 कर दी तो क्या हुआ, उसकी जो ए के जो क्रेता थे, खरीदने वाले थे, वो बी की तरफ चले गए और बी का जो है उत्पादन जो सप्लाई है वो बढ़ गई, वो सप्लाई बढ़ गई। अब ए को ये मालूम चला कि बी विक्रेता बाजार में प्रवेश कर चुका है और उसने अपनी कीमत हमारी कीमत से कम रखी है और वो अपना लाभ बढ़ा रहा है। अब ए उसके लिए प्रतिक्रिया करता है और ए अपनी कीमत को और कम कर देता है, P2 पर कर देता है। ए क्या करता है, अपनी कीमत को और कम कर देता है। जैसे ही ए की कीमत कम होगी, जो बी विक्रेता के यहाँ जो लोग सामान खरीद रहे थे, अब वो लोग भागकर कहाँ आते हैं, ए विक्रेता के पास। अब बी को ये पता चलता है कि ए विक्रेता ने अपनी कीमत में परिवर्तन कर दिया है, क्योंकि अब वो ये मानता है कि अब ए विक्रेता अपनी कीमत में परिवर्तन नहीं करेगा। तो बी विक्रेता क्या करता है, वो अपनी कीमत फिर कम कर देता है, कर देता है। अब बी की कीमत P1 से कम होकर P2 से कम होकर P3 आ गई। तो ये कीमत और ये क्रिया तब तक चलती रहेगी। अब P3 हो गई, अब फिर ए को पता चला कि बी ने अपनी कीमत कम कर दी है, फिर ए अपनी कीमत और कम करेगा, फिर बी अपनी कीमत कम करेगा और ये लोग तब तक करते रहेंगे जब तक कि वो जीरो या ओरिजिन पर नहीं आ जाते, क्योंकि यहाँ पर सीमांत लागत क्या हो गई है, शून्य आ गई है।
सीमांत लागत क्या हो गई है, शून्य आ गई है। तो कूर्नो मॉडल सॉरी बंटरेट मॉडल का जो संतुलन बिंदु है, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वो क्या है, वो बिंदु वो है। और यहाँ पर ये जो संतुलन बिंदु है वो कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंतर्गत आता है, स्थिर संतुलन के बिंदु के अंतर्गत आता है। कोई चित्र में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ए सेलर का मांग वक्र, ये बी सेलर का मांग वक्र, ये सप्लाई, ये बाजार, दोनों के बीच में बटा। पहले अगर ए बीच था, दोनों लोग अगर आधा आधा कर ले तो दोनों लोग अपने प्राइस को मैक्सिमम कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहता क्या है कि जो ए विक्रेता है, बी विक्रेता है, वो ए की क्या कीमत को स्थिर मान लेता है कि ए अपनी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, बी अपनी कीमत कम करता है। ए को पता चलता है कि बी बाजार में अपनी कीमत कम कर रहा है तो ए अपनी फिर कम करता है। तो ये इसे हम कहते हैं क्या, प्राइस वॉर। इसे हम क्या कहते हैं, कीमत युद्ध। और ये कीमत युद्ध चलता रहता है और अंत में ये लोग कहाँ पर आ जाते हैं, जीरो पर आ जाते हैं। और द्वयाधिकारी की समस्या का जो हल है स्थिर संतुलन पर यही पर आधारित है, क्योंकि दोनों विक्रेता शून्य कीमत से कम या अधिक कीमत लेने को तैयार नहीं होते। तो दोनों विक्रेता शून्य कीमत से कम या अधिक कीमत लेने को तैयार नहीं होते। अगर कीमत कम लेते हैं तो दोनों को हानि होगी, और अगर कीमत अधिक लेते हैं फिर दोनों के बीच कीमत युद्ध शुरू हो जाएगा और अंत में आकर दोनों कहां पर आ जाएंगे, दोनों आके मेन बिंदु पर दोनों आ जाएंगे और दोनों का हो जाएगा। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं कि अब इसका बंटरेट मॉडल की आलोचनाएं की जाए। ठीक है, कि यह कैसा मॉडल है, तो हमने लिख दिया है यह स्टेबल या स्थैतिक मॉडल। यह कैसा मॉडल है, यह नंबर 1। अगर इसकी आलोचना की जाए, आलोचना में सबसे पहले हम बताएंगे कि जो बंटरेट मॉडल है वो कैसा है, वो स्थैतिक मॉडल है, क्योंकि द्वयाधिकार द्वारा क्रिया और प्रतिक्रिया की एक समय की व्याख्या नहीं करता है। ठीक, दूसरा क्या है, दूसरी मान्यता जो इसको आलोचना भी कह सकते हैं या उसे अवास्तविक भी बनाती है, वो ये कहती है कि यहाँ पर सीमांत लागत शून्य है। अगर किसी भी चीज की सीमांत लागत शून्य हो, ये जो कि व्यवहारिक जगत में ऐसा देखने को नहीं पाया जाता, क्योंकि कोई भी फर्म वस्तु को शून्य कीमत पर बेचने को तैयार नहीं होगी। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरी मान्यता क्या है, यह बंद मॉडल। ये कैसा मॉडल है, बंद मॉडल है। बंद मॉडल इसलिए है क्योंकि दोनों ही विक्रेताओं को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि कोई भी नई फर्म बाजार में प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि द्वयाधिकारी फर्म है, दो ही लोग बेचने वाले हैं। तो पहले आलोचना क्या है, ये स्थैतिक मॉडल है, क्योंकि ये क्रिया प्रतिक्रिया के चक्कर में पड़ता है। दूसरा क्या है, यहाँ पर सीमांत लागत शून्य है, क्योंकि वास्तविक व्यवहारिक जगत में ऐसा नहीं होता कि फर्म की वस्तुओं की लागत शून्य हो। और तीसरा एक ये बंद मॉडल है। बंद मॉडल इसलिए क्योंकि फर्मों को ये पता होता है अच्छी तरीके से कि कोई भी दूसरी फर्म बाजार में प्रवेश करने को नहीं आती। अब इन शॉर्ट अगर हम छोटा सा रिवीजन कर लें तो 1883 में फ्रांस के गट्टर के प्रोफेसर बंटरेट, जो फ्रांस पेरिस में एक पॉलिटेक्निक के प्रोफेसर थे। ठीक है, और इसके साथ एक वो था वहाँ का पेरिस का जो साइंस का क्या कहते हैं उसको, क्या है वो, हाँ, पेरिस एकेडमी ऑफ साइंस। क्या, पेरिस एकेडमी ऑफ साइंस, पेरिस एकेडमी ऑफ साइंस। तो प्रोफेसर बंटरेट इसके क्या थे, सदस्य थे, पॉलिटेक्निक के प्रोफेसर थे, इसके थे गणितज्ञ थे। इन्होंने कूर्नो मॉडल की सभी मान्यताओं को स्वीकार किया, केवल एक मान्यता को हटा दिया कि विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी की पूर्ति की जगह उन्होंने किसको ले लिया, कीमत को इस्तेमाल लेता है। और जब ऐसा होता है तो अंत में दोनों के बीच में प्राइस वार होता है, क्योंकि दोनों जीरो पर आ जाते हैं, जहां पर सीमांत लागत शून्य हो जाती है। और यही द्वयाधिकारी की समस्या का स्थिर संतुलन बिंदु है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर द क्लास।